हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, जिसमें आयनिक और मेटेलिक सॉलिड्स को काफ़ी डिटेल में देखे थे। आज का इस लेक्चर में जो है हम लोग कोवेलेंट सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स। अब ये कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड हैं क्या? नेटवर्क को बाद में हम लोग समझेंगे, पहले इस कोवेलेंट को समझो। पहले से देख ही चुके हम लोग कि एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वह हमेशा नॉन मेटल एटम के बीच बनता है। तो इसके लिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वे ऑब्वियसली नॉन मेटल एटम्स होंगे। जो ऑपरेटिंग फोर्स जो होगा वह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। कोई भी बॉन्ड लेकर के चलोगे, आइदर आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, हाइड्रोजन, वैंडरवाल, सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है। लेकिन वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसी में ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, किसी में कम मैग्नीट्यूड का है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ना बोल करके कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड, या इसी कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग एटॉमिक बॉन्ड भी बोलते हैं। सो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स आर नॉन मेटल एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड या एटॉमिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़े वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वह डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। और एक कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होता है? तो दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर मैक्सिमम होगा वही उसका डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो ये दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारा का सारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लाई करेगा। तो अब जो यहाँ रिजल्टेंट बॉन्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो चूंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है और एस ऑर्बिटल को छोड़ करके बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं वे डायरेक्शनल नेचर के हैं, तो ऑर्बिटल डायरेक्शनल है मतलब वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही ओवरलैप करेगा और उसी डायरेक्शन में सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगा। और जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है ओवरलैपिंग जोन में, वही डायरेक्शन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। अब कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स का है, इसलिए बोल रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं नॉन मेटल के ऐसे सॉलिड में, वे अपने पोजीशन पे एकदम तने होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वे इधर उधर नहीं जा पाते हैं। और सबसे बड़ा बात कि जैसे मान लो कि यहाँ एक एटम है या कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे एटम से जुड़ा है, तो ऐसे सॉलिड में क्या होता है ना कि ये एटम्स एक के बाद एक दूसरे से जुड़ते ही जाते हैं, ऐसे ये जुड़ते ही जाएंगे, एक के बाद एक दूसरे से जुड़ते ही जाएंगे। तो जब एक के बाद एक कनेक्शन होते ही जाए और ये पूरा कनेक्शन फेल हो जाए, मतलब कि फैल जाए, तो यही तो कहलाता है नेटवर्क। जो हम लोग नेटवर्क जनरली किस फील्ड में बोलते हैं? टेलीफोनिक, मोबाइल वगैरह में क्या नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वह जो नेटवर्क है डिजिटल नेटवर्क, वो क्या करता है? पूरा फैला हुआ है, वही नेटवर्क से वो सारे लोगों को जोड़ता है। आप कहीं भी फ़ोन लगाओगे तो बात हो जाएगा, वही नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन है। तो नेटवर्किंग मतलब कि एक दूसरे को जोड़ना, दो ही लोग को नहीं जोड़ना, सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर है ना, इस डायरेक्शनल नेचर के वजह से होता क्या है कि इसमें ये जो एटम्स होते हैं बहुत सारे, वे सारे एटम्स एक के बाद एक दूसरे से जो है जुड़ते जाते हैं एक नेटवर्क की तरह, और यह नेटवर्क पूरे क्रिस्टल में फैल जाता है। यह जो नेटवर्क है वह पूरे क्रिस्टल में फैल जाता है, और इसी के चलते जो है इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड समझ गए कि दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स whose constituent particles are non-metal atoms and the operating forces are covalent bonds or atomic bonds. So according to valence bond theory, a covalent bond has directional nature, and the direction of a covalent bond is that along which the orbitals overlap together and the electron density is maximum in the overlapping zone.
अब ये जो डायरेक्शनल नेचर है बॉन्ड का, इसके चलते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से एटम एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और ऐसे करके पूरे क्रिस्टल में जो है ऐसा जाल की तरह, नेटवर्क की तरह जो है फैल जाता है यह बॉन्ड और सारे एटम जुड़ जाते हैं। तो नेटवर्किंग हो रहा है यहाँ, इसलिए जो है इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। एक्सेप्शनली कुछ कोवलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है इस नेटवर्क के चलते, और वे इतने हार्ड होते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग जान रहे हैं डायमंड, दिस डायमंड इज या कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई, हार्डनेस भी बहुत हाई। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में कितना मेल्टिंग पॉइंट और क्या हार्डनेस है, लेकिन क्यों है। वही दूसरे तरफ यदि हम लोग जाएं और ग्रेफाइट की बात करें, सो ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, बट इट इज वेरी सॉफ्ट। तो एक इतना हार्ड है, दूसरा इतना सॉफ्ट है, दोनों जो है सेम ही चीज़ से बना है। तो क्या है ये डायमंड और ग्रेफाइट में, ये दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में अभी देखने वाले हम लोग। हालांकि क्लास 11 पी ब्लॉक एलिमेंट में भी आप पढ़े होंगे इसके बारे में, लेकिन हम लोग फिर से जो है इस डायमंड और ग्रेफाइट को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में। डायमंड और ग्रेफाइट बोथ आर कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, both are allotropes of carbon. They are made up of only carbon and all carbon atoms are held together by covalent bond. तो सबसे पहले डायमंड के प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें। सो डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। Each carbon atom is sp3 hybridized। sp3 hybridization का मतलब क्या हुआ कि each carbon atom uses its 4 valence electrons to form 4 covalent bonds with other carbon atoms in a tetrahedral manner। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही है कि कोई एक एटम जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता हो, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता हो, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन का तो हम लोग यही जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 2 और 4 वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यही 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बनाता है कोई कार्बन। कि यदि यहाँ कोई कार्बन है तो एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, और यह एक टेट्राहेड्रल यूनिट है ना, ऐसा अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में होता है। मतलब डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर को यदि आप समझोगे तो ऐसा होता है। मान लें कि यहाँ जो है यह कार्बन है, ऐसे करके हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा। तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड तो सबसे पहले बनाएगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, एक कार्बन यहाँ, उसी प्रकार से एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक इधर, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंजमेंट होगा। अब यही अरेंजमेंट बढ़ते ही जाएगा। देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दिस वन इज ऑल्सो सिग्मा, सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3 ऐसा। अब यही अरेंजमेंट जब पूरे क्रिस्टल में बढ़ेगा तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाना है। अगेन यहाँ एक कार्बन, ये भी ऐसा ही जुड़ेगा। अगेन यहाँ एक कार्बन, फिर यह कार्बन 4 से जुड़ेगा, एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर। वैसे यहाँ कार्बन है तो इसका भी वही हाल होगा ऐसा, और ई जा कर के इससे जुड़ता है इस प्रकार से। फिर इसका एक कार्बन इधर होना है, एक कार्बन इधर हो जाना है। अब यहाँ से कनेक्शन, फिर ई जा कर के ऐसे जुड़ता है, ई जा कर के ऐसे जुड़ता है।
यह एक पार्ट हुआ क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ डायमंड। डायमंड का क्रिस्टल अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही होता है। ये सभी कार्बन है, प्रत्येक कार्बन 4 और कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल मैनर में। अभी यहाँ सारे कार्बन का 4 बॉन्ड देख पाना मुश्किल है, कुछ कुछ का तो 4 बॉन्ड्स दिखेंगे, कुछ का 2 ही बॉन्ड दिखने वाला है। ऐसा जैसे इस कार्बन की आप बात करोगे 4 बॉन्ड दिखा, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी बात करोगे, इसका भी 4 बॉन्ड दिखेगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 होगा। इस कार्बन की बात करोगे, इसका भी 4 बॉन्ड दिखेगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 होगा। लेकिन वही आप इस कार्बन को देखोगे तो इसका 2 ही बॉन्ड है, तो इसके 2 और बॉन्ड्स हैं, फिगर में नहीं दिखाया गया है। प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होगा ही। और यह जो है एक पार्ट हुआ ना, दिस वन इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका यह एक पोर्शन है। ऐसा ही अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में होता है। पहले लिख चुके हैं कि डायमंड एक नेटवर्क सॉलिड है, मतलब कि अरेंजमेंट लिमिटेड नहीं होगा, पूरे में होगा। यहाँ देख रहे हो कितना बढ़िया एक हेक्सागोन टाइप का बन रहा है। सो देखो ये वाला जो पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यह जो एक हेक्सागोन बना है चेयर के जैसा बना है ऐसा। तो यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किसका, डायमंड का। तो एक बात तो यहाँ से हम लोग को क्लियर हुआ। क्लियर क्या हुआ कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। यह जो कार्बन कार्बन है, इस कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है बीच में, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लंबाई तो हम लोग जानते ही हैं 154 पिकोमीटर होता है। तो यहाँ भी वही होगा 154 पिकोमीटर। कोई भी लोगे, यहाँ कार्बन और कार्बन है तो यह वाला लंबाई भी इतना ही होगा 154 पिकोमीटर ऐसे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डायमंड क्रिस्टल में जितने भी कार्बन एटम्स हैं, ऑल दी कार्बन एटम्स हैव नेटवर्क अरेंजमेंट। जितने कार्बन हैं सब वैसे ऐसे ही जो है नेटवर्कली जो है सब जुड़े होते हैं ऐसे एक दूसरे से, एकदम नेटवर्क होता है, एक के बाद एक सारे कार्बन जुड़े होते हैं। अब एक के बाद एक सभी कार्बन आपस में जुड़े हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, सबके सब कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही होता है। इसी के चलते जो डायमंड है वह हार्डेस्ट मटेरियल नोन है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन। अभी तक में सबसे कठोर वस्तु कौन होता है, डायमंड। और जो हार्डनेस मेजर करने का एक स्केल होता है जिसको कि हम लोग मोज स्केल बोलते हैं। जैसे एसिड बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए pH स्केल होता है, उसी प्रकार से हार्डनेस मेजर करने के लिए मोज स्केल। और ये जो मोज स्केल पे जो वैल्यू मेजर किया गया डायमंड का वह 10 मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे pH में मैक्सिमम वैल्यू होता है 14, वैसे यहाँ मोज स्केल का मैक्सिमम वैल्यू है 10, और यही 10 होता है किसके लिए, डायमंड के लिए। मतलब डायमंड से कोई हार्ड नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। तो सिंपल सा बात बोलेंगे कि इन डायमंड ऑल द कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन ए नेटवर्क मैनर। देयर इज एंटायर नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स इन द होल क्रिस्टल ऑफ डायमंड, दैट इज वाई इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन। पहला बात ही क्लियर हुआ। अब इसी के चलते डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह काफ़ी हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हालांकि या केल्विन के आसपास। जो इसका एग्जैक्ट है वह 3843 केल्विन, तकरीबन 4000 केल्विन भी आप याद रखोगे तो चलेगा ऐसा। तो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हो कि डायमंड को पिघलाना कितना मुश्किल है। और उसका कारण यही है कि आप एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो बाकी 3-3 बॉन्ड और बने हुए हैं, फिर एक बॉन्ड और तोड़ोगे तो 2 बॉन्ड अभी भी बने। 4 कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना और वो भी एक एटम को अलग करना है तो 4 बॉन्ड तोड़ना होगा। तो ऐसे तो अनगिनत एटम्स है ना, तो उन सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितना लार्ज और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, यू कैन इमेजिन। और इसी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी के चलते जो मेल्टिंग पॉइंट है वो देख रहे हो कितना हाई है, 4000 केल्विन के आसपास। तो यह जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है यही रिस्पॉन्सिबल है डायमंड का हार्डनेस के लिए, और यही रिस्पॉन्सिबल है इसका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए।
अब कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लास्ट लेक्चर में डील किए थे कि इलेक्ट्रिसिटी वही सब्सटेंस से फ्लो करेगा जिसके अंदर चार्ज कैरियर होगा, आइदर फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ आयन की बात तो हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है और एटम है तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब उसमें से भी यदि कार्बन कंस्टिट्यूएंट एटम है तो कार्बन का बताया कि वैलेंस में 4 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है और वही 4 इलेक्ट्रॉन देखो 4 सिग्मा बना रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इधर लग गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा। वही तो यहाँ हम लोग लिखे हैं कि ईच कार्बन एटम यूजेज इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स, कि प्रत्येक कार्बन अपना चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करता है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे कार्बन एटम के साथ। मतलब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था कार्बन के साथ वे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं बॉन्ड बनाने में, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बच रहे हैं। और जब क्रिस्टल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है तो ऑब्वियसली इससे अब करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कोई चार्ज कैरियर नहीं है। तो आएगा कि यदि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों नहीं, तो यही लाइन आपको लिखना होगा कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम यूजेज इट्स ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम, दैट इज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री, देयर इज एब्सेंस ऑफ चार्ज कैरियर एंड दैट्स वाई डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यह डायमंड के बारे में था, समझ गए कि इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, इतना हार्डनेस क्यों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। डायमंड की बात करी हमने। अब आते हैं ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप कहने का मतलब होता है कि वह सब्सटेंस जो एक ही एलिमेंट के कई एटम के कॉम्बिनेशन से बना हो। सेल्फ लिंकिंग जो होता है, कैटेनेशन, उसी टाइप का कुछ इसमें होगा। तो एक ही एलिमेंट के कई एटम से मिलकर के बने हुए क्रिस्टल या सब्सटेंस को हम लोग एलोट्रॉप बोलते हैं। तो ग्रेफाइट की बात करने वाले हैं हम लोग। ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बट मोर स्टेबल एलोट्रॉप दैन डायमंड, रिलेटिवली मोर स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड भी कार्बन का ही एलोट्रॉप था, ग्रेफाइट भी इसी का है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल दैन डायमंड। ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। या हाइब्रिडाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें कितना है, sp2 है। अब sp2 है, इसका क्या चक्कर हुआ, क्या मतलब है, उसको हम लोग समझेंगे इधर ध्यान से। कार्बन का ये जो एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है, इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर टेकन, पाई को तो इंक्लूड करते ही नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है वह या तो फ्री होगा या पाई में इन्वॉल्व होगा। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री डायरेक्टली नहीं हो सकता है, कार्बन 3 ही बॉन्ड बना करके नहीं रह सकता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन यदि सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो यह जो चौथा इलेक्ट्रॉन है मस्ट इन्वॉल्व इन 5 बॉन्ड। तो यहाँ जो कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाले हैं सिग्मा बॉन्डिंग में और 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला है पाई बॉन्ड में। मतलब ऐसे कि यदि यहाँ कोई कार्बन है तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 1 2 3 कार्बन से 3 सिग्मा से जुड़ा और एक पाई भी बनेगा। तो पाई इधर 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 कहीं भी बन सकता है ऐसे। तो यह जो पाई बनेगा यही पाई डिलोकलाइज होगा, मतलब यहाँ है, ये शिफ्ट करके इधर भी आ सकता है, फिर यहाँ आ गया तो इसका डिलोकलाइजेशन इधर भी हो सकता है, ऐसे होगा। तो कार्बन के जो यहाँ 4 वैलेंस हैं, 4 में से 3 बनाते हैं सिग्मा, चौथा पाई, मतलब इस प्रकार का बॉन्डिंग होता है। और ऐसे करके जो भी कार्बन एटम आपस में जुड़ेंगे ओवरऑल अरेंजमेंट उनका क्या होगा, कैसे वे आपस में जुड़ेंगे, फिगर से हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझोगे।
ये सभी कार्बन है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है ओवरऑल। या एक हेक्सागोन हुआ, ऐसे ही एक हेक्सागोन और होता है। ये 2 हेक्सागोन तो कार्बन को कनेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं, या हेक्सागोन लेयर में होता है। या इसको हम लोग यहाँ से ऐसा जोड़ेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से जुड़ेगा, ऐसे ही इस जगह से जुड़ गया, ये नीचे यहाँ से, और ये जुड़ जाएगा यहाँ से। कार्बन कार्बन ये सब जगह कार्बन है। अभी केवल सिग्मा बॉन्ड दिखाए गए हैं, ऐसा। अब यही पूरे में फैलेगा मतलब कि यहाँ से फिर ये ऐसे कई हेक्सागोन बन सकते हैं, ऐसे 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 ही कनेक्शन होते ही जाएगा, ऐसे ऐसे। इस तरह का कई हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो है इसमें होगा कार्बन का, ऐसा। ऐसे यहाँ भी होने वाला है, सेम यहाँ भी होगा, ऐसा। पूरे में यही हाल होने वाला है। In the whole crystal of graphite, this hexagonal arrangement is spread like network, ऐसे पूरे में कई हेक्सागोन ऐसे बने होते हैं, ऐसे करके पूरे में होगा, ऐसा। मतलब ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसको ऐसे समझो कि ई मान लो कि एक बहुत सारे हेक्सागोन का लेयर है। देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बना है, ये पूरे इस लेयर में है। फिर इसके ऊपर ऐसे अगला लेयर होगा, दिस वन। फिर यहाँ बहुत सारे हेक्सागोन है, फिर इसके ऊपर एक लेयर होगा, फिर इसके ऊपर लेयर होगा, ऐसे। मतलब अलग अलग लेयर में होंगे, और इसके बीच जो है ना, ये गैपिंग होगा, ऐसे। तो ये जो बन रहा है, दिखाया जा रहा है कि हेक्सागोन कैसे बन रहा है। ये जो मिलाए हैं बेसिकली यह एक हेक्सागोन के कंस्ट्रक्शन को दिखला रहा है। आप पेंसिल यूज किए होगे, ऑब्वियसली किए ही होगे, तो ज़रा उस पेंसिल को देखना, एकदम ऐसा ही हेक्सागोन टाइप का दिखेगा। और उस पेंसिल के अंदर जो ब्लैक वाला होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वही ग्रेफाइट है, ऐसा। ब्लैक वाला जो रहता है उसके अंदर, तो पेंसिल ऐसे ही दिखेगा। देखोगे उसमें एकदम बड़ा बढ़िया हेक्सागोन बना हुआ रहता है, ऐसे पूरा स्मूथ जो है सो सिलिंड्रिकल टाइप का नहीं होता है, हेक्सागोनल होता है। ऐसे देखना आप उस पेंसिल को। तो वह खैर बाहर में जो हेक्सागोनल बना हुआ है वो तो जो उसके ऊपर लकड़ी है उसके लिए है, लेकिन ग्रेफाइट कौन है, तो उसके अंदर जो ब्लैक वाला होता है जिससे लिखा जाता है, दैट वन इज ग्रेफाइट। और उस ग्रेफाइट के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है, वहाँ लकड़ी के अरेंजमेंट को ऐसा दिखाया जाता है। अब यहाँ से किसी भी एक कार्बन को हम लोग पकड़ लें, जैसे इसकी बात कर लें, तो दिस वन इज सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया। चौथा इलेक्ट्रॉन बनाएगा पाई, कहीं भी बना सकता है, इधर इधर कहीं भी। तो जैसे मान लो कि यहाँ बना दे पाई, तो अब फिर जो यहाँ वाला कार्बन है इसका भी 1 2 3 सिग्मा और 1 ही पाई हो गया। तो इस कार्बन के लिए भी 4 पूरा, इसके लिए भी 4 पूरा। अब यदि इस कार्बन को आप लेते हो तो फिर इसके लिए 1 2 3, तो फिर इधर बनाएगा पाई, तो इसके लिए भी पाई हो गया। फिर इधर बना सकता है पाई, ऐसे करके पूरे में जो है पाई बॉन्ड भी बना होता है। ऐसे सिग्मा के अलावे पाई बॉन्ड भी बना होता है, ऐसे करके। प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड तो होना चाहिए ना। तो अगल बगल 3 ही सिग्मा ना है। पाई तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता नहीं है, तो 1 2 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाना है, sp2 हो जाना है। अब होता क्या है कि जैसे अभी दिख रहा है कि यहाँ जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वह सिंगल है, यहाँ जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है डबल है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लंबाई हम लोग जान रहे हैं 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड का लंबाई 134 पिकोमीटर। यहाँ जो है कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ना तो प्योर सिंगल है ना तो प्योर डबल है। क्यों?
क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डीलोकलाइजेशन होता है। ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएंगे, तो जब ये यहाँ आ जाना है तो जो बॉन्ड अभी सिंगल था अब वो डबल हो गया, और यहाँ जो बॉन्ड डबल था वो अब सिंगल हो गया। तो इसलिए होता क्या है कि यहाँ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का लंबाई है वो ना तो प्योर सिंगल का रह पाता है, ना तो प्योर डबल का, बीच में आ जाता है, 141 पिकोमीटर के आसपास हो जाता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो ये दो हेक्सागोन के लेयर बन रहे हैं, इन दोनों लेयर के बीच काफ़ी लार्ज डिस्टेंस होता है, लार्ज सेपरेशन होता है, एंड दिस लार्ज सेपरेशन इज ऑफ 340 पिकोमीटर। ऐसा तुम क्या बोले कि एक लेयर ऐसे है हेक्सागोन का जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम हैं, दूसरा लेयर ऐसे है, इन दो लेयर के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो हुआ वह डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर, जो कि एक लार्ज डिस्टेंस होता है। अब इतना बड़ा डिस्टेंस होने के चलते जो ये दो लेयर के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दोनों को आपस में जोड़ता है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स, वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स। और यही वैन डर वाल्स फोर्स जो कि ऐसे लार्ज डिस्टेंस में ऑपरेट हो रहा है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेफाइट। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ कार्बन, बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑल्दो डायमंड इज द हार्डेस्ट वन वाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। वाई? तो ये रीजन है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम है उनका ऐसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है और कई हेक्सागोनल अरेंजमेंट के लेयर्स बने होते हैं इसमें, और जो दो लेयर्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा होता है, और जब लार्ज डिस्टेंस हो तो वहाँ हमेशा वीक फोर्स ऑपरेट होता है, और वही वीक फोर्स यहाँ ऑपरेट हो रहा है। कौन सा फोर्स? वैन डर वाल्स फोर्स। और जब इतना वीक फोर्स होगा तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट ही होगा। सॉफ्ट और हार्ड तो फोर्स पे डिपेंड करता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा तो फिर हार्ड होगा, और वीक रहा तो सॉफ्ट होगा। तो यहाँ तो काफ़ी वीक फोर्स है दो लेयर के बीच, और यही वीक फोर्स जो है वैन डर वाल्स फोर्स, इसी के चलते जो सॉफ्ट नेचर का होता है ग्रेफाइट। तो एक बात यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है, बेहतर कंडक्टर है। हालांकि कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कार्बन जो है वो 4 का 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए हुए है। कोई भी कार्बन का आप ले लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई का है, जो इधर समझा रहे थे, चौथा इलेक्ट्रॉन पाई का है। एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यदि आप इस पूरे क्रिस्टल से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, पोटेंशियल दोगे, तो इस पोटेंशियल के चलते क्या होगा कि यही पाई इलेक्ट्रॉन जो है सो डीलोकलाइज करेंगे। सिग्मा तो फिक्स है, वे ऑर्बिटल में एकदम कंजस्टेड है, कन्फाइंड है, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही पाई इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, एंड द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है। अरे भाई, फ्री बोलने से नहीं होगा, बोलना होगा उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है इसलिए कंडक्टर है। फ्री मतलब कि फिर बॉन्डिंग में रहेगा ही नहीं, तो यहाँ बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा बात थोड़े। 4 के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, 3 सिग्मा में है, 1 पाई में है। सिग्मा वाले का कुछ नहीं हो सकता है, पाई वाले का है जो भी है सो। और यही पाई वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इधर उधर डीलोकलाइज करते हैं, वही डीलोकलाइजेशन कारण है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का ग्रेफाइट से। तो अंतर समझे, डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर हो रहा है। सो डायमंड में 4 के चारों इलेक्ट्रॉन सिग्मा में इन्वॉल्व थे, और सिग्मा वाले तो भाई वे तो ढीठ हैं, वही रहेंगे, वे इधर उधर नहीं जाएंगे, वे अपने ही जगह पे रहने वाले हैं। लेकिन पाई में ऐसा नहीं है, वे अपने ऑर्बिटल को छोड़ करके जो है इधर उधर जा सकते हैं, कहीं भी ऑर्बिटल बना लेंगे वो। क्योंकि जानते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड जो बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड साइड वाइज से। हेड ऑन ओवरलैपिंग काफ़ी डायरेक्शनल है, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बस वो परपेंडिकुलर होना चाहिए जो भी डायरेक्शन है उसमें। तो या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहीं भी ऑपरेट हो सकता है, हेड ऑन कहीं भी नहीं हो सकता। मतलब तुम चाहोगे कि यार सिग्मा बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन इधर जाए, तो फिर तो ऐसे तो पूरा क्रिस्टल ही क्रैक कर जाएगा, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहने वाला है। तो सिग्मा नहीं, सिग्मा को वैसे भी टूटने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑर्बिटल को वहाँ से हटाना, ऑर्बिटल की सिमेट्री को डिस्ट्रॉय करना
काफ़ी मुश्किल है, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है, बस इतना जान लें हम लोग। तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज करते हैं और यही पाई इलेक्ट्रॉन जो है इनका डीलोकलाइजेशन जो है करंट पास करवाता है इस ग्रेफाइट का क्रिस्टल से। तो ग्रेफाइट को भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ही बोलोगे। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन के चलते ही करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ऐसा। तो ये दो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल थे कोवलेंट क्रिस्टल का, डायमंड और ग्रेफाइट। कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, दोनों में स्टेबल एलोट्रॉप कौन है? तो ग्रेफाइट। प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें sp3 इसमें sp2। बॉन्डिंग, तो उसमें चारों सिग्मा बॉन्ड, इसमें 3 सिग्मा और 1 पाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है जबकि ग्रेफाइट है। रीजन कंडक्टिविटी का, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। हार्डनेस, डायमंड सबसे हार्ड है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट नेचर का है। रीजन, तो यहाँ वेंडरवाल फोर्स ऑपरेट हो रहा है जबकि वहाँ पूरे में कोवलेंट बॉन्डिंग था, वहाँ कोई लेयर ही नहीं बनता था, नेटवर्क बन रहा था। यहाँ नेटवर्किंग टाइप का कम होता है, ऐसे लेयर वाइज फॉर्मेशन होता है, ऐसा। और एक और इम्पॉर्टेंट कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, सब में है क्या, कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब होता है कि चार्ज, जब एटम दूसरे एटम से जुड़े तो उस पर कैसा चार्ज ऑपरेट होगा। अब चूंकि यहाँ सारे आइडेंटिकल एटम्स है तो किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज होगा। और जीरो चार्ज है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होना है, जीरो होना है। तो वैसे भी एलोट्रॉप में किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह जीरो ही होता है। तो वह डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना है, जीरो। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखोगे। काफ़ी डिटेल में डीपली एक्सप्लेन किया गया डायमंड और ग्रेफाइट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, समझोगे। नोट्स में सब कुछ मेंशन है, पढ़ करके ध्यान में रखोगे क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आना है, इस डायमंड और ग्रेफाइट से, चाहे जैसे आए। तो आज के लिए इतना ही। एक मॉलिक्यूलर सॉलिड बच जा रहा है इसमें क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।